हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मानव जनन, ठीक है बेटा, आज हम लोग मानव जनन जो कि हमारा बायो का चैप्टर नंबर 3 है। और इस चैप्टर नंबर 3 का बेटा आज हम लोग एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न एवं उनके उत्तरों को जानेंगे। आज बच्चों हम लोग एनसीईआरटी, ठीक है, आज बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी के अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं उनके बच्चों आज हम उत्तर जानने वाले हैं। तो सब लोग जल्दी से कॉपी और पेन ले लीजिएगा और आज एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के जितने भी बेटा अभ्यास के प्रश्न होंगे उसे आज हम लोग बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हेडिंग लिखेंगे और आज का पहला क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, मानव जनन, और उसका करेंगे एनसीईआरटी का अभ्यास का सभी प्रश्न, क्लियर। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको एनसीईआरटी में ये पहला क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है। अब खाली स्थान भरने में ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव खाली स्थान उत्पत्ति वाला है। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, अलैंगिक और लैंगिक। आपको बताना है मानव में अलैंगिक जनन मतलब हुआ है मानव अलैंगिक उत्पत्ति वाला है कि मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है। सब लोग खाली स्थान भरिए, जल्दी से फटाफट बोलो बेटा, क्या आएगा, अलैंगिक आएगा कि लैंगिक आएगा। तो आप सब जानते हो मानव में आपको एक मेल होता है, फीमेल। मानव में एक मेल है एक फीमेल है, मतलब इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। मानव में नर होता है और मादा होता है, नर में बनता है नर युग्मक, मादा में बनता है मादा युग्मक। और मैंने आपको बताया है कि यदि नई संतान के निर्माण में, यदि बच्चों नई संतान के निर्माण में युग्मक सहायता करते हैं तो इसे बोलते हैं लैंगिक। और मानव में बेटा दो जनक भी होते हैं, एक नर और एक मादा। मानव में दो जनक होते हैं, एक नर होता है एक मादा होता है, और मानव में नर और मादा युग्मक भी बनते हैं। और इसलिए बेटा हम यहाँ पास भरेंगे लैंगिक, हम यहाँ पास बेटा क्या भरेंगे, लैंगिक, क्लियर। चल दूसरा क्वेश्चन, मानव मतलब पहले क्वेश्चन का खा नंबर आते हैं। खा क्या कह रहा है, मानव अंड प्रजक है कि सजीव प्रजक है कि अंड जरायुज है। जल्दी मुझे बताओ मानव क्या है, मानव आपका अंड प्रजक है क्या कि सजीव प्रजक है कि अंड जरायुज है। तो अगर आपको मैं बताऊं तो मानव बेटा आप जानते हो मानव अपने जैसी नई संतान को उत्पन्न करता है, मानव बच्चे देता है, और मानव बच्चे देता है तो मानव बेटा क्या हो जाएगा, सजीव प्रजक। तो यहाँ पास क्या भरेंगे, सजीव प्रजक। मानव अपने जैसी नए बच्चे को जन्म देता है और जन्म देने के कारण बेटा मानव क्या होता है, सजीव प्रजक। तो यहाँ भरेंगे सजीव प्रजक। चलो तीसरा क्वेश्चन दो, मानव में निषेचन होता है, का नंबर बेटा, पहले प्रश्न का नंबर, मानव में निषेचन होता है, बाह्य निषेचन की आंतरिक निषेचन। तो बेटा मानव में कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक। मानव में कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक। और मैंने आपको पढ़ाया है बेटा मानव में ये जो निषेचन होता है वो स्त्री के शरीर के अंदर होता है, और स्त्री के शरीर के जो आपका एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन होता है वहां पास निषेचन होता है। मैंने आपको पीछे पूरा पढ़ाया हुआ है। चल अब घा नंबर देखते हैं। घा नंबर कह रहा है नर और मादा युग्मक होते हैं। तो बेटा नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, आगुणित। नर और मादा युग्मक बेटा क्या होता है, आगुणित। तो यहां पास हम क्या भरेंगे, आगुणित, ठीक है। फिर देखो अब घा के बाद अंगा, युग्मनज होता है, युग्मनज बताओ होता है, आगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। तो सबको एक बात पता है कि युग्मनज सदैव क्या होता है, द्विगुणित।
आपको मैंने पीछे प्रश्नों में ये बताया हुआ है, पीछे जब मैं एनसीईआरटी प्रश्न वगैरह करा रहा था वहां भी मैंने आपको बताया था कि युग्मनज बेटा सदैव द्विवृत्त होता है। युग्मनज अगर कभी भी मिल गया तो सदैव बस एक ही चीज करना है, युग्मनज सदैव बेटा द्विवृत्त होता है सदैव। तो एकदम कंफ्यूजन देखना है, द्विवृत्त होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन अगला के बाद 4 नंबर, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोर्चित होने की प्रक्रिया, मतलब जो आपका परिपक्व पुटक को हम बोल सकते हैं बेटा जब आपका मेच्योर फॉलिकल, जब आपका बेटा पुटक, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल मेच्योर हो जाती है, ठीक है, और मेच्योर होकर बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। सो परिपक्व पुटक मतलब मेच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से आपका अंडाणु बेटा बाहर आता है, ये मैंने बताया है। जब उससे अंडाणु बाहर आएगा तो इस क्रिया को बताओ क्या बोलेंगे बेटा, सब लोग बताओ इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, किसी को बात पता है? परिपक्व से बाहर आने को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को ये बात पता है? 4 नंबर हमारा है बेटा अंडोत्सर्ग, इसका ऑप्शन वहां नोट कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे इसे बेटा? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब ओवुलेशन। 4 वाले में बेटा हम क्या लिखेंगे? अंडोत्सर्ग। मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं, ठीक है। 4 वाले में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? अंडोत्सर्ग। 4 नंबर आपका होगा अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग का मतलब बेटा ओवुलेशन, ओवुलेशन, ठीक है। तो 4 वाला आपका ओवुलेशन हो जाएगा। फिर बेटा 6 अंडोत्सर्ग नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। अंडोत्सर्ग बताओ किस हार्मोन की वजह से होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि अंडोत्सर्ग में कौन सा हार्मोन सहायता करता है। याद करो मैंने आपको पीछे नोट में लिखवाया था कि ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल को फटने में, ग्राफियन फॉलिकल को फटने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है। याद करो बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उस हार्मोन का नाम होता है बेटा LH। कौन सा हार्मोन होता है? LH। मैंने आपको ये पीछे पढ़ाया हुआ है। तो ग्राफियन फॉलिकल को फटने में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बेटा सहायता करता है, और ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अंडोत्सर्ग बेटा, अंडोत्सर्ग में कौन सा हार्मोन्स बेटा इसे प्रेरित करता है? ल्यूटिनाइजिंग। कौन सा हार्मोन्स बेटा? तो यहां से आप नोट कर सकते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आपका सहायता करेगा ये। तो बेटा 6 वाले में आप क्या भरोगे? 6 वाले में आप भरोगे ल्यूटिनाइजिंग। तो 6 वाले में बेटा क्या भर दोगे यहाँ पर? ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 6 के बाद 4 नंबर, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को, बेटा जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन कर लेते हैं तो बताइए उसे क्या कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक के संलयन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? तो नर और मादा युग्मक के संलयन को बेटा हम लोग नोट कर लीजिए फटाफट मेरे साथ साथ, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बेटा हमारा चा वाले का आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन। आपको मैंने पढ़ाया बेटा, लिखवाया भी है सारी चीज कि नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो आपका जा वाले का आंसर हो गया निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन में संपन्न होता है। अब आपको मैंने बताया हुआ है निषेचन कहाँ होता है बेटा। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया है जो निषेचन होता है प्यारे बच्चों वो आपका कहाँ होगा। तो निषेचन आपका बेटा एम्पुला, एम्पुला और स्थमस, एम्पुला और स्थमस जिस जगह पर आपस में आकर मिलते हैं संधि स्थल, एम्पुला और स्थमस के संधि स्थल पर, मतलब एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, जहां पास एम्पुला और स्थमस ये दोनों भाग मिलते हैं बेटा उस संधि स्थल पर क्या होता है? निषेचन। तो आप लिखेंगे क्या? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। तो बेटा हमारा जो झा वाला आंसर हो जाएगा, सो झा में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? साथ साथ मेरे लिख लीजिए एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी
एम्बुलरी स्थमिक जंक्शन बेटा, ठीक है, ये आपका एम्बुलरी स्थमिक जंक्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मनज, ये जो युग्मनज होता है बेटा, ये आपका विभक्त होकर रचना करता है, गर्भाशय में इम्प्लांटेड हो जाता है, अंतरूपी हो जाता है। तो बेटा ये युग्मनज होगा, ठीक है, ये जो आपका तो बेटा युग्मनज आपका विभक्त होकर क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट बेटा किससे जुड़ जाता है, गर्भाशय से। तो ये भी मैंने बच्चों आपको बताया हुआ है कि जो युग्मनज होगा उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है। युग्मनज से पहले बनती है दो कोशिका, युग्मनज में सदा एक कोशिका होगी, एक से बनेगी दो। युग्मनज के अंदर कितनी कोशिका बेटा, सो युग्मनज के अंदर जब समसूत्री विभाजन होगा, एक से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, और ऐसे जब लगभग 32 से 64 कोशिकाएं बन जाती है तो बेटा वो युग्मनज किसमें बदल जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली परत है एंडोमेट्रियम, उससे जाकर बेटा ये आपका उसमें एम्बेडेड धस जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बेटा अंतरूपण या इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन में आपका बेटा कौन जुड़ जाता है गर्भाशय से, इम्प्लांटेशन में कौन जुड़ता है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होगा बेटा, तो जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये भी मैंने पीछे आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, एकदम डिटेल बताया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये जो हमारा खाली स्थान भरने वाला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसका लास्ट क्वेश्चन है टा नंबर। टा नंबर कह रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक कौन सी संरचना है बेटा, जो भ्रूण की संरचना और क्रिया में सहायता करती है, बताओ बेटा। भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो है संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना का नाम बहुत बार पढ़ाया बेटा, अपराग। याद करो, मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो भ्रूण और गर्भाशय के बीच बेटा जो पदार्थों का आदान प्रदान, मतलब माता के शरीर से बेटा आपका ऑक्सीजन, इसके अलावा आपका भोज्य पदार्थ, और जो हमारा ये गर्भ है, ये जो गर्भ है बेटा, इस गर्भ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलेगी, ये सब बेटा संवहन किसके द्वारा होता है, अपरा, अपरा जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो प्लेसेंटा। तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को हम बेटा क्या बोलेंगे, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहां से बच्चों ये सभी मैंने खाली स्थान आपको पूरा का पूरा बता दिया। तो पहला क्वेश्चन यहां से हमारा समाप्त हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जितने भी रिक्त स्थानों की पूर्ति थी वो मैंने पूरा बता दिया। और अब आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पर, और अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है बेटा, जिसका नाम है पुरुष जनन तंत्र का नामांकित क्या करना है बेटा, आरेख बनाना है। हमें क्या करना है, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाना है। तो आप देख रहे हो ये है बच्चों पुरुष जनन तंत्र, और पुरुष जनन तंत्र का हमें क्या बनाना है बेटा, नामांकित आरेख बनाना है। तो मैंने आपको कहा था कि पुरुष जनन तंत्र में आप दो प्रकार वाला बना सकते हो, चाहे तो आप ये वाला बना लो, चाहे मैंने आपको एक और बताया है पीछे, आप उसको भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप पीछे मैंने आपको एक और बताया हुआ है, आप चाहे तो उस प्रकार वाला भी डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। तो आप ऐसा करना जो आपको आसान लगे, क्योंकि ये डायग्राम वाले प्रश्न है। सो डायग्राम आपको घर में प्रैक्टिस करनी है इसकी बना बनाकर एकदम, ठीक है। एक दो बार आप बनाएंगे और आपको अच्छी खासी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो ये पुरुष जनन तंत्र का जो एक नामांकित आरेख है, ठीक है, इसे सब लोग बेटा बनाएंगे एकदम, ठीक है। तो चाहे ये वाला बना लो, चाहे मैंने आपको एक और बताया हुआ है बेटा ऐसे वाला याद करो, ठीक है। तो चाहे आप ये वाला बना लेना, ठीक, चाहे आप बेटा ये वाला ऐसे बना लेना, और चाहे आप
इस वाले को बना लेना। सो दोनों में से आपको जो इजी लगेगा वो वाला डायग्राम बेटा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस चैप्टर बेटा, इस चैप्टर से यकीन मानो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा डायग्राम। डायग्राम इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बेटा बिल्कुल आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर के डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नीट में भी बेटा यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि नीट में डायग्राम आ जाएगा और लिखा रहेगा इसका नाम बताओ ये क्या है, ठीक है। तो नीट में बेटा नाम लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। सो नीट के लिए भी आप प्रिपरेशन बेटा करते रहिए, क्लियर। चल सो आप ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों मैंने बता दिया। सो बोर्ड एग्जाम और नीट के बाद अब हम आते हैं बेटा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, स्त्री जननतंत्र का नामांकित चित्र। तो ये भी बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि स्त्री जननतंत्र, अच्छा स्त्री जननतंत्र थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। स्त्री जननतंत्र का डायग्राम थोड़ा आसान है क्योंकि बस इसमें ऐसे ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा बनाना रहता है। तो स्त्री जननतंत्र का डायग्राम थोड़ा आसान है, नर वाले से ज्यादा आसान बेटा स्त्री जननतंत्र, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बना देना है बस, ठीक है। अब ये आपका अंडाशय है, ये क्या है बेटा अंडाशय। ये आपका फिम्बरी है, फिम्बरी याद, फिम्बरी पढ़ाया हूं। ये आपका इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला हो जाएगा, यहाँ पास स्थमक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एम्पुला हो गया, फिर यहाँ पास स्थमक हो जाएगा, ठीक है, और निषेचन हो गया। फिर बेटा ये आपका गर्भाशय है, ये बेटा क्या है गर्भाशय है। गर्भाशय में सबसे अंदर वाली परत बेटा ये देख रहे हो, ये एंडोमेट्रियम है, ये क्या है एंडोमेट्रियम। उसके पीछे वाली परत बेटा क्या है मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाली परत बेटा ये सबसे बाहर वाली परत क्या हो जाएगी पेरीमेट्रियम। गर्भाशय में 3 परतें होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होता है, मायोमेट्रियम मध्य में होता है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर होगा। और इसके बाद बेटा यहाँ पास होगा आपका क्या योनि, ये जो नीचे का भाग हो जाएगा ये बेटा क्या कहलाएगा योनि। तो ये बेटा आपका गर्भाशय, ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हो ये पूरा भाग बेटा क्या कहलाता है गर्भाशय। और ये जो दोनों तरफ निकला हुआ है बेटा ये है अंडवाहिनी। ये वाला भी बेटा अंडवाहिनी है, ये वाला भी अंडवाहिनी है। और अंडाशय, दोनों अंडवाहिनी बेटा किससे जुड़ी होती है अंडवाहिनी जुड़ी होती है आपके किससे, देखो बेटा ये एक तरह से अंडाशय को चारों ओर आपकी पाई जाती है, देखो क्लियर। तो ये आपका बेटा डायग्राम बनाना है आपको स्त्री जनन तंत्र का, क्लियर। चलिए तो सब लोग नोट करते चलना बेटा, सभी डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब हमें अगला क्वेश्चन जानना है और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। वृषण तथा अंडाशय के बारे में, जो वृषण और बेटा आपका क्या है अंडाशय। तो क्या रहा है क्वेश्चन, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बेटा वृषण और अंडाशय के हमें 2 कार्य लिखने हैं। सो मैं आपको वृषण और अंडाशय के 2 कार्य वैसे में बता चुका हूं कि सबसे आसान 2 कार्य मैंने आपको बताया था। जो वृषण होता है, वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। वृषण के अंदर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन बनेगा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनेगा वृषण के अंदर। और साथ साथ प्यारे बच्चों वृषण के अंदर बनता है शुक्राणु। वृषण के अंदर बेटा क्या बनते हैं शुक्राणु। तो वृषण के 2 मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है बेटा। पहला, वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। वृषण के अंदर क्या बनता है बेटा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनेगा। और वृषण के अंदर बेटा शुक्राणु का भी निर्माण होता है। अब बेटा थोड़ा इसको डिटेल में जानेंगे। वृषण में बेटा क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया। वृषण के अंदर कौन सी कोशिका होती है बेटा स्पर्मेटोगोनिया होती है। और स्पर्मेटोगोनिया से बेटा कौन सा बेटा होता है क्रिया शुक्र जनन। स्पर्मेटोगोनिया में शुक्र जनन होगा। शुक्र जनन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्मेटोगोनिया से कैसे बनते हैं शुक्राणु, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि स्पर्मेटोगोनिया से कैसे बन जाता है पूरा का पूरा शुक्राणु, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया में बेटा क्या होता है शुक्र जनन की क्रिया होगी और उससे बेटा शुक्र जनन का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और आपका क्या बन जाएगा बेटा शुक्राणु का निर्माण हो जाता है।
वृषण के अंदर सार्टोरी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि स्पर्मेटोगोनिया को क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये जो सार्टोरी कोशिकाएं होती है बेटा याद करो, सार्टोरी कोशिकाएं मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो सार्टोरी कोशिकाएं होंगी बेटा ये क्या करती हैं, ये आपका स्पर्मेटोगोनिया और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और साथ साथ वृषण में बेटा आपको याद होगा, वृषण में लेटिक सेल भी होती है। क्या होती है बेटा, लेटिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, दो नाम उसके होते हैं। वृषण में बेटा लेटिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती है जो कि बेटा क्या करती है, एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालती है। तो वृषण में मैंने आपको बताया था कि वृषण में इंटरस्टिशियल सेल या लेटिक सेल पाई जाती है जिससे एंड्रोजन हार्मोन निकलते हैं। और ये एंड्रोजन हार्मोन में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन बेटा कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन को आप क्या सकते हो, नर हार्मोन, नर का हार्मोन होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होगा वो नर के लक्षण, नर के लक्षण मतलब जैसे नर का आवाज का भारी होना, नरों की मांसपेशियों का मजबूत होना, नरों में दाढ़ी मूछ का आना, नरों के कंधों का चौड़ा होना, ये जितने भी बेटा नर के द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं ये कौन सा हार्मोन लाता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मान लो किसी लड़के वगैरह में दाढ़ी मूछ कम आ रही है, इसका मतलब उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा थोड़ा कम है। क्लियर, तो ये हार्मोन्स की वजह से नर के द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं। क्लियर, चल तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, वृषण के कार्य की। अब बात करते हैं जरा सा अंडाशय के कार्य की। अंडाशय का कार्य क्या क्या है, सो आपको पता है जो अंडाशय होता है, अंडाशय में पाई जाती है ऊगोनिया। अंडाशय में बच्चों कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ऊगोनिया कोशिकाएं। और वो ऊगोनिया बेटा कौन सी क्रिया करती है, oogenesis या अंडजनन। तो अंडाशय के अंदर बच्चों अंडजनन होता है, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। अंडाशय में अंडजनन होगा और अंडजनन से बेटा अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाशय का सबसे पहला कार्य हो गया, अंडाशय के अंदर अंडजनन की प्रक्रिया होगी और अंडजनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये अंडाशय का पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य, अंडाशय में जो ग्राफियन फॉलिकल होता है बेटा से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है जो स्त्रियों के द्वितीय लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। सो स्त्रियों में बेटा जो द्वितीय लैंगिक लक्षण आ रहे हैं, सो द्वितीय लैंगिक लक्षण जो आपके स्त्रियों में दिखाई दे रहे हैं, तो स्त्रियों में जैसे कि आवाज का थोड़ा पतला होना, ठीक है, और स्त्रियों वगैरह में जो आपका धीरे धीरे क्या होता है कि जब द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रारंभ होगा तो जो स्त्रियां होंगी, ठीक है, उनके जो 28 होते हैं, ठीक है, उनमें वसा वगैरह इकट्ठा होने लगेगा। तो इसी प्रकार जैसे लड़कों में लड़कों के लक्षण होते हैं, उसी प्रकार लड़कियों में भी मैंने आपको बताया हुआ है द्वितीय लैंगिक लक्षण होंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा उनके शरीर के अंगों का विकास होने लगेगा, जो जनन अंग होंगे, ठीक है, जनन अंग में बाल वगैरह निकलने लगेंगे और उनमें स्तन का विकास होने लगेगा। ठीक है, थोड़ा वसा वगैरह शरीर में इकट्ठा होने लगता है। तो ये सब बेटा क्या होते हैं, स्त्रियों के द्वितीय लैंगिक लक्षण। ठीक है, सो स्त्रियों के द्वितीय लैंगिक लक्षण, स्त्रियों के द्वितीय लैंगिक मतलब जैसे कि आपका जनन अंगों में बाल आना, स्तन का विकास होना, तो ये बेटा जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है, ये बच्चों जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है ये कौन सा हार्मोन ला रहा है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन ला रहा है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन बेटा कहां से निकलता है, अंडाशय की ग्रैफियन फॉलिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। सो अंडाशय की ग्रैफियन फॉलिकल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होके क्या बनाता है, ग्रैफियन फॉलिकल। तो ग्रैफियन फॉलिकल जब आपका क्या होगा, इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन, और ये बेटा आपका, ठीक है, कार्य रहेगा इसका। चल अब तीसरे नंबर पर आते हैं, अंडाशय। बेटा ये अंडाशय जो होता है, अंडाशय से बनी कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय से बेटा एक कौन सा हार्मोन निकलता है, अंडाशय से आपका देखोगे, अंडाशय में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ग्रैफियन फॉलिकल बेटा आपका फट जाता है, याद करो, जब ग्रैफियन फॉलिकल में आपको आर्तक चक्र पढ़ा रहा था, ग्रैफियन फॉलिकल फटता है तो अंडाणु बाहर आ जाता है और जो शेष बचा हुआ
जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल होता है उसे हम बोलते हैं बेटा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से बेटा क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। कॉर्पस ल्यूटियम से बेटा कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायता करता है। मतलब ये क्या करेगा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भाशय में जो निषेचित अंडाणु है उसको स्थापित करने में सहायता करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन बेटा कहां से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये भी आपको अंडाशय के कार्य में नोट कर लेना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये आपका मतलब गर्भाशय है, सो गर्भाशय में बेटा निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायता कौन करता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन बेटा कहां से निकलता है? तो ये बेटा अंडाशय में बनी संरचना कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। और कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है? मैंने आवर्तक चक्र में आपको बताया हुआ है, अभी भी बताया है कैसे बनता है। ठीक है, सो कॉर्पस ल्यूटियम मैंने आपको आवर्तक चक्र में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप आवर्तक चक्र का लेक्चर वाला जरूर देखिएगा, वहां पास मैंने आपको कॉर्पस ल्यूटियम पूरा बताया हुआ है। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर आते हैं। नेक्स्ट नंबर बेटा आपका अगला जो प्रश्न आ रहा है, 5वां प्रश्न, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करना है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? शुक्रजनक नलिका की संरचना का हमें वर्णन करना है। तो बेटा शुक्रजनक नलिका को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। शुक्रजनक नलिका को बेटा मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। वृषण का निर्माण अनेक पालियों से होता है, जिनमें से प्रत्येक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कि जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, आपको याद होगा मैंने बताया आपको कि अगर हम कोई वृषण को काटते हैं, ठीक है, तो आप कोई वृषण को अगर काटोगे तो उसके अंदर बेटा आपको लगभग 250, ठीक है, आप कोई वृषण मान लो काट रहे हो तो उसके अंदर बेटा आपको लगभग कितनी पालियां मिलेगी? लगभग 250 पालियां मिल जाती है। कितनी पालियां मिल जाती है बेटा? 250। सो अगर हमने कोई वृषण को काटा तो उसके अंदर बेटा हमें कितने भाग मिल जाएंगे? 250 पालियां मिल जाएंगी। और इसकी हर एक पाली में बेटा क्या होता है? 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, मतलब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। अब शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल, या इसी का एक और नाम होता है लेडिक सेल, या इसी का बेटा एक और नाम क्या होता है? लेडिक सेल। तो शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर की ओर, याद कर लेना बेटा, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर की ओर होती है कौन सी कोशिकाएं? नाम बताओ बेटा। इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल बोलोगे या तो इंटरस्टिशियल बोलो या तो क्या बोलोगे बेटा? लेडिक सेल। ये कहां होती है? बाहर। और इनसे बेटा कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जो नर के द्वितीय यानी लक्षणों का विकास करते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली और कुंडलित होती है, ठीक है। इसकी भीतरी परत को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है बेटा? जनन कोशिकाओं। जर्मिनल एपिथेलियम का निर्माण किससे होता है? जनन कोशिकाओं या जर्म सेल से होता है। इनके मध्य में बेटा आपको कौन सी कोशिका मिलती है? सार्टोली कोशिकाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इसके बाहर की तरफ जो कोशिकाएं थी उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। लेकिन बेटा इस शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर की तरफ, शुक्रजनक नलिकाओं के बेटा अंदर की तरफ आपको कौन सी कोशिका मिलती है बेटा? सार्टोली कोशिकाएं मिलती है, जिसे हम नर्स सेल भी कहते हैं। और ये सार्टोली कोशिकाएं बेटा क्या करती हैं? ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, ये बेटा क्या करती है? स्पर्मेटोगोनिया और शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है बेटा? पोषण। ये आपका स्पर्मेटोगोनिया और साथ साथ बेटा शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण। तो शुक्रजनक नलिका में बस आपको बेटा बस इतनी ही चीजें एकदम अच्छे से बता देनी है और चित्र भी दिखा देना है। इसका चित्र भी आपको ये एक अच्छे से बनाकर ऐसे
दिखा देना है कि ये हमारा सुप्रजनक नलिका का बेटा चित्र भी हमें दिखाना पड़ेगा। सुप्रजनक नलिका में देखो ये अंदर की तरफ क्या है, सार्टोरी सेल है, ये बाहर की तरफ बेटा क्या है, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल, और इसके अंदर आपको मिलेगा स्पर्मेटोगोनिया, इससे बनेगा शुक्राणु। इससे क्या बन रहा है बेटा, शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा है बेटा, शुक्राणु बन रहे हैं। क्लियर। अब आप यहां भी दिखा सकते हो एक भाग का वर्धित चित्र। देखो ये आपका स्पर्मेटोगोनियम है, इनसे शुक्राणु बनेगा, ठीक है। फिर ये आपका सार्टोरी सेल है जो पोषण प्रदान करेंगे बेटा स्पर्मेटोगोनिया को और किसको, शुक्राणु को। फिर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, याद है आपको स्पर्मेटोगोनियम आपका क्या बनाता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है बेटा, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड बेटा किसमें बदल जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। ये मैं जब आपको शुक्रजनन पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया है, वहां पास बेटा मैंने इसको आपको डिटेल बताया हुआ है, ठीक है। सो वहां पास मैंने आपको एक एक चीज बताया हुआ है, क्लियर। तो अगर मान लो आ गया बेटा सेमानीफरस ट्यूब्यूल, तो थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले टेस्टिस या वृषण होगा। टेस्टिस या क्या होता है बेटा, वृषण होता है, ठीक है। थोड़ा इसका मैं फ्लो चार्ट आपको बना देता हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान भरने वाला था, आपको मैंने पूरा भर के बता दिया। दूसरा तीसरा प्रश्न केवल डायग्राम का है, डायग्राम आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। और बेटा चौथा जो प्रश्न है, ये हमारा जो आपका आ गया चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न का मैं आपको थोड़ा सा बेटा यहाँ पास ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना दूंगा। सो वृषण के अंदर क्या होता है बेटा, वृषण को अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक वृषण में, यहाँ पर टेस्टिस लिख देते हैं, प्रत्येक वृषण में, ठीक है। तो प्रत्येक वृषण में बेटा क्या होता है, लगभग 250 क्या होती है बेटा, 250 वृषण पालियां होती हैं, ठीक है। 250 क्या होगी, वृषण पालियां होंगी। और प्रत्येक पाली में बेटा क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट, प्रत्येक पाली में बेटा क्या होगा, सब लोग मुझे बताओ फटाफट। प्रत्येक पाली में 1 से 3 सेमानीफरस ट्यूब्यूल होंगे। प्रत्येक पाली में बेटा क्या होंगी, प्रत्येक पाली में 1 से 3 बेटा क्या होती है, सेमानीफरस ट्यूब्यूल। 1 से 3 जो है वो आपकी क्या होंगी बेटा, सेमानीफरस ट्यूब्यूल। एक से लेकर 3 होंगी। अब बच्चों ये जो सेमानीफरस ट्यूब्यूल होगा, ठीक है, ये सेमानीफरस जो ट्यूब्यूल होता है बेटा, इसमें क्या होता है, सेमानीफरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ, ये जो आपका सेमानीफरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर की ओर बेटा क्या पाई जाती है, तो बाहर की ओर पाई जाती है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। बाहर की तरफ बच्चों कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इंटरस्टिशियल सेल, और अंदर की तरफ होगी बेटा सार्टोरी सेल। कौन सी सेल्स बेटा, सार्टोरी सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल का एक और नाम क्या होता है बच्चों, लेडी सेल। इसका एक और नाम क्या होता है, लेडी सेल। और इसका बेटा एक और नाम बोलो क्या हो जाएगा, नर्व सेल। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा बेटा, सार्टोरी सेल का नर्व सेल्स। अब बच्चों ये जो हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स होता है, इससे स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है, इससे स्रावित होता है बेटा एंड्रोजन हार्मोन्स। और एंड्रोजन्स में बेटा कौन सा हार्मोन मुख्यतः निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो इससे आपको कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और ये जो सार्टोरी सेल्स होती है बेटा,
ये क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती है। सार्टोरी सेल बेटा क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। बोलो किसको पोषण प्रदान करेंगी, तो बेटा ये पोषण प्रदान करेगी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया और शुक्राणुओं को। तो ये स्पर्मेटोगोनिया और शुक्राणुओं को बेटा क्या कर रही है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, शुक्राणुओं को, तो स्पर्मेटोगोनिया और शुक्राणुओं को ये क्या करती है बेटा, पोषण प्रदान करती है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो मैंने आपको पूरा नोट कर दिया बेटा, लक्षणों का विकास करता है। तो बच्चों आप लोग जल्दी से ये पूरा एकदम फ्लो चेक करा लीजिएगा। तो ये बेटा अगर आ गया सेमिनी प्लस शेड्यूल की संरचना का वर्णन कीजिए, तो आप इस तरह से आसानी से बेटा बिल्कुल इसको ऐसे बनाकर एकदम दिखा देंगे और बनाकर इसको साथ साथ बना भी लीजिएगा। क्लियर, तो ये आपको बहुत काम आएगा, सेमिनी प्लस शेड्यूल की संरचना बनाने बहुत काम आएगा। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद बेटा अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, और अगले क्वेश्चन का नाम क्या है, अगले क्वेश्चन का नाम है शुक्र जनन क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। तो याद करो मैंने आपको सबसे पहले तो आपको शुक्र जनन होता है, मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि जो शुक्र जनन होता है बेटा ये किशोरावस्था के समय प्रारंभ होता है। मतलब जब लड़के 14 से 16 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, ठीक है, मतलब या तो लड़के 14 साल के होंगे, 14 साल से 16 साल की आयु के बीच में शुक्र जनन जो होता है वो शुरू हो जाता है। सो 14 से 16 साल की आयु में शुक्र जनन प्रारंभ हो रहा है। और ये बेटा कहाँ होता है, वृषण में होता है। कहाँ होगा, वृषण में होगा। और इस प्रक्रिया में बेटा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में बेटा किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन में बेटा कौन कौन से हार्मोन सहायता करते हैं, सब आपको बता चुका हूं। शुक्र जनन में GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, FSH मतलब आपका कौन सा हार्मोन्स बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और बेटा एंड्रोजन्स वगैरह आपका सहायता करता है। अब शुक्र जनन में क्या होता है मैं आपको पूरा प्रोसेस बता चुका हूं, मैं आपको फिर से एक बार ये दिखा देता हूं। देखो शुक्र जनन में क्या होता है, सबसे पहले सब लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। शुक्र जनन में बेटा सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो बेटा, सबसे पहले क्या होगा, ये आपकी जर्म सेल है। जर्म सेल बेटा आपका क्या कर रहा है, इससे विभाजन कर रहा है, माइटोसिस हो रहा है। सबसे पहले क्या बेटा आपकी है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया को बनाएंगे। तो ये आपका जो आपकी जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल में सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन हो रहा है। और आप देख रहे हो ये स्पर्मेटोगोनिया के नंबर बढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया के नंबर बढ़ गए। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में भी क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। ये जहां जहां 2x लिखा है, आप सोच रहे हो सर ये 2x क्यों लिखे हैं, 2x का मतलब है ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होंगी। जहां जहां मैंने 2x लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब ये सभी कोशिकाएं बेटा क्या है, द्विगुणित है। और जहां पास बेटा x लिखा है, जहां पास क्या लिखा हुआ है x, इसका मतलब ये कोशिका आपकी क्या हो जाती है बेटा, अगुणित। तो ये आपको मैं कुछ ट्रिक बता देता हूं। जहां जहां मैं 2x लिखा हूं मतलब वो द्विगुणित है, और जहां जहां x लिखा है इसका मतलब बेटा वो आपकी अगुणित कोशिका है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो क्या होता है बेटा सबसे पहले कि ये जो आपकी जर्म सेल होगी, जर्म सेल आपका बेटा द्विगुणित होगा, जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होगा और इनकी संख्या आपकी बढ़ जाएगी। फिर ये कोशिकाएं फिर से विभाजन करेंगी समसूत्री, और इनकी संख्या देखो आप देख रहे हो बढ़ रही है। इनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्पर्मेटोगोनिया की सबसे पहले संख्या बढ़ती जाती है,
फिर ये जो स्पर्मेटोगोनिया होंगी बेटा, ढेर सारी कोशिकाएं, इनमें से कोई कोशिका आप देखोगे वो आकार में बड़ी हो जाती है। आप ध्यान से देखो, ये सभी कोशिकाएं देखो छोटी छोटी है, ये स्पर्मेटोगोनिया देखो सभी छोटी छोटी है, लेकिन इनमें से कोई भी कोशिका, जो कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी, स्पर्मेटोगोनिया में जो कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, उस कोशिका को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो सबसे पहले जर्म सेल में समसूत्री विभाजन हुआ, उनकी संख्या बढ़ जाती है, फिर स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है, स्पर्मेटोगोनिया में भी समसूत्री विभाजन होगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। कुछ कोशिकाएं जो होंगी वो आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा अब क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, ये आपकी द्विगुणित होती है, 2x मतलब ये आपकी द्विगुणित है, और आपके इसमें क्या हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है बेटा, प्रथम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा बेटा अर्धसूत्री विभाजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से बेटा क्या हो गया है, इसमें से आपकी दो कोशिकाएं बन गई है। क्लियर? तो पहले आप लोग क्या करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। चलो इसको पहले जल्दी से सब लोग नोट कर लो फटाफट जल्दी से। क्लियर है भाई? चलो इसको पहले फटाफट सब लोग नोट कर लो। हो गया? अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा जो है, सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था हुई है, प्रथम। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है, 2। और आपको याद है बेटा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से सदैव कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, आगुणित। तो देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिका बन गई बेटा, वो आपकी आगुणित हो गई है, और इसलिए मैंने यहाँ पास XX लिखा है। आप चाहो तो X की जगह आप N भी लिख सकते हो। आप अगर कहीं भी द्विगुणित दिखाना है तो आप 2N भी लिख सकते हो, आप 2X भी लिख सकते हो। और अगर आपको आगुणित बताना है तो आगुणित के लिए आप X भी लिख सकते हो, और आगुणित के लिए आप स्मॉल n भी लिख सकते हैं। दोनों चीज बेटा सही होता है। तो इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था, और बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा क्या होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था होती है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था होगी। और इस प्रकार बेटा आपका ये देख रहे हो, 4 क्या बन जाते हैं, 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं। और ये 4 स्पर्मेटिड जो है वो बेटा परिपक्व होकर क्या बना लेते हैं, 4 शुक्राणु। क्या बना लिए हैं, 4 शुक्राणु। तो बेटा याद कर लेना, एक स्पर्मेटोगोनिया से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं बेटा, 4। ये एकदम कॉन्सेप्ट है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। एक स्पर्मेटोगोनियम से बेटा, मतलब एक स्पर्मेटोगोनियम, एक को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 शुक्राणु बेटा बनते हैं। हमेशा याद रखना 4, हमेशा 4 बनेंगे। अब मैंने आपको बताया बेटा कि ये जो स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ। तो ये भी मैंने आपको बताया बेटा कि जो स्पर्मेटिड होता है, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने को बेटा हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। या तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। हिंदी में बोलेंगे बेटा शुक्र कायांतरण, ठीक है। और बच्चों ये जो आपके शुक्राणु होते हैं, जब ये शुक्राणु बेटा हमारे कहां निकल आते हैं, जब ये शुक्राणु सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल आएंगे। बच्चों जब ये शुक्राणु जो है वो सेमेनिफरस ट्यूब्यूल से कहां आ जाते हैं,
बाहर आ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो सेमेनिफरस ट्यूब्यूल से जब बेटा शुक्राणु बाहर आ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मिएशन बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होने वाले हार्मोनों के नाम लिखिए। तो बच्चों शुक्र जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन सहायता करते हैं? सो मैंने आपको बताया हुआ है, एक होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, GnRH। आपको मैंने बताया है एक होता है GnRH और एक होता है बेटा ल्यूटेन, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसे आप LH बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सहायता करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। और FSH का मतलब बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये भी सहायता करता है। और एक हार्मोन बेटा एंड्रोजन। तो मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः आपके ये 3 हार्मोन्स है, लेकिन साथ में आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स बेटा सहायता करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस में GnRH, LH, FSH और बेटा आपका एक और कौन सहायता करेगा? एंड्रोजन्स। क्लियर? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की क्या लिखना है? परिभाषा। तो शुक्राणु जनन का मतलब होता है गोल अचल स्पर्मेटिड के चल शुक्राणुओं में बदलने की क्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया भी है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको मैंने बताया था कि क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स, जो हमारा शुक्राणु, आपको याद होगा बेटा मैंने आपको बताया है स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में आपको याद होगा बेटा स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। और ये स्पर्मेटिड जो होंगे बेटा वो किसमें बदल जाते हैं? स्पर्मेटाजोआ या शुक्राणुओं में। ये जो स्पर्मेटिड्स होता है बेटा ये किसमें बदल जाता है? स्पर्मेटाजोआ में बदल जाता है। और इस क्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, हिंदी में बोलेंगे शुक्राणु जनन। सो अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्या होता है ये? शुक्राणु या आप कह सकते हो स्पर्मेटाजोआ। स्पर्मेटाजोआ किससे बनता है बेटा? ये स्पर्मेटिड से बनता है। किससे बनता है? स्पर्मेटिड्स। सो स्पर्मेटिड जो होगा बच्चों ये आपका किसमें बदल जाता है? स्पर्मेटाजोआ में। और इस प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, जल्दी बताओ, इस प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपको इसकी परिभाषा पूछ लिया है तो बिल्कुल एकदम क्लियर करना है बेटा। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो जब क्या बन जाते हैं बेटा? शुक्राणु। स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं का निर्माण हो जाना, मतलब स्पर्मेटिड से क्या विकसित हो जाता है? शुक्राणु। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। सो स्पर्मियोजेनेसिस की परिभाषा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्पर्मिएशन क्या होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होता है बेटा उससे शुक्राणुओं का बाहर आ जाना। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? शुक्र जनक नलिका। सो शुक्र जनक नलिका से क्या होता है बेटा? शुक्राणु।
शुक्रजनक नलिका से जब शुक्राणु बाहर आ जाते हैं तो बेटा इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वीरसेचन या स्पर्मिएशन। सो स्पर्मिएशन क्या है बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट। स्पर्मिएशन का मतलब हो जाएगा, इसी में नोट कर देता हूं, स्पर्मिएशन का मतलब हो जाएगा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होती है बेटा, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ये कई बार बताया भी है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या बाहर आ जाना बेटा, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा क्या बाहर आना, सॉरी भाई लगता है मैं आज थोड़ा सा बारिश में भीग गया हूं तो इस वजह से जुकाम उखाम हो गया। चलो फिलहाल सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा क्या होगा, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणुओं का बाहर आना, ठीक है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से शुक्राणुओं का बेटा क्या होना, बाहर आना। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा जो शुक्राणु होते हैं उसका बाहर आना क्या कहलाता है, उसका बाहर आना कहलाता है बेटा स्पर्मिएशन। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनक नलिका जो होगी उससे शुक्राणु जो बाहर आ जाते हैं तो उससे शुक्राणुओं का बाहर आना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लेना बेटा, स्पर्मेटेड से शुक्राणुओं का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। क्लियर, चलो तो ये दोनों चीजें नोट कर लो बेटा फटाफट, ये दोनों आपके डेफिनेशन आया हुआ है, सो दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया, 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, आपको मैंने शुक्राणु का नामांकित चित्र बनवा के दिखाया हुआ है, तो बेटा ये आपका शुक्राणु का क्या है, नामांकित चित्र है। सब लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, शुक्राणु के नामांकित चित्र में मैंने आपको बताया हुआ है, शुक्राणुओं का बेटा सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, हेड या शीर्ष। हेड के ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम होता है। फिर शुक्राणुओं का दूसरा भाग होता है बेटा निक। निक आप जानते हो, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रीवा भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद बेटा तीसरा हमारा होता है मिडिल पीस। क्या होता है बेटा, मिडिल पीस, मध्य भाग। और शुक्राणुओं का बेटा चौथा भाग क्या होता है, टेल। टेल मतलब पूंछ। तो शुक्राणु के बेटा कुल कितने भाग होते हैं, 4। सबसे पहला भाग होता है हेड। हेड के बाद होता है निक। निक के बाद होता है मिडिल पीस और मिडिल पीस के बाद होता है बेटा आपका टेल मतलब पूंछ। तो क्या सब लोगों ने ये बनाया हुआ है, इसको बनाकर आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये आपके शुक्राणु का बेटा चित्र हो जाएगा, शुक्राणु का चित्र भी आता है। इसमें आपको पता है एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और ये हेड के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है। बेटा ये जो शुक्राणु का शीर्ष होता है इसके ऊपर एक टोपी नुमा क्या पाई जाती है, संरचना, और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्लियर है, तो ये संरचना बेटा अच्छे से एकदम बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, सेमाइनल प्लाज्मा के प्रमुख घटक क्या क्या है। सेमाइनल प्लाज्मा, बेटा सेमाइनल प्लाज्मा का प्रमुख घटक, तो सेमाइनल प्लाज्मा आप जानते हो शुक्राशय, जो शुक्राशय वगैरह होता है, शुक्राशय से बेटा जो आपका क्या निकलेगा, शुक्राशय से निकलने वाले तरल पदार्थ। ठीक है, तो शुक्राशय से बेटा जो तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है, शुक्राशय से निकलने वाले तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा। शुक्राशय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, और इससे जो तरल पदार्थ निकलता है उसे हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या चीज पाई जाती है, मुख्यतः फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, और कैल्शियम, और इसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अगर आ गया कहीं से क्वेश्चन की शुक्राशय में कौन कौन से मुख्य पदार्थ होते हैं, बेटा शुक्राशय में कौन कौन से मुख्य पदार्थ है, एक आपका फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, कैल्शियम है, और बेटा इसमें कुछ मुख्यतः एंजाइम भी पाए जाते हैं। सो डायरेक्ट ये आपका मैंने बताया हुआ है, आपको जब मैं शुक्राशय पढ़ाया हूं तो वहां पास इन सभी का मैंने नाम बेटा लिखवाया हुआ है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य बताइए। तो याद करो, मैंने आपको जब पुरुष जनन तंत्र पढ़ाया था तो वहां पास मैंने आपको बेटा पुरुष की सहायक नलिकाएं भी पूरा बताया है और पुरुष की सहायक ग्रंथियां भी पूरा बताया हुआ है। सहायक नलिकाओं में आपको बेटा याद होगा कि जो पुरुष होता है, ठीक है, पुरुष के ब्रिसल में क्या होती है बेटा, सबसे पहले पुरुष का जो ब्रिसल होगा इसके अंदर होता है बेटा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा किसमें खुलता है? ये खुलता है रीटी टेस्टिस में। किसमें खुलता है? रीटी टेस्टिस में। फिर रीटी टेस्टिस किसमें खुलता है बेटा? वासा एफरेंसिया में। फिर वासा एफरेंसिया किसमें खुलता है? एपिडायडामिस में। एपिडायडामिस खुलता है वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस बेटा खुलता है यूरेथ्रा में, जहां से मूत्र वगैरह और जहां से बेटा वीर्य बाहर आता है। सो यूरेथ्रा से वीर्य भी बाहर आता है, यूरेथ्रा से मूत्र भी निकलता है, लेकिन एक बार में केवल एक चीज निकलेगा। अगर यूरेथ्रा से मूत्र निकल रहा है तो उस समय वीर्य नहीं निकलेगा, और अगर यूरेथ्रा से वीर्य निकल रहा है तो उस समय मूत्र नहीं निकलता है। ठीक है। और स्खलन नलिका, ये दोनों मिलकर बेटा क्या बना लेती है? स्खलन नलिका। सो ये आपका जो वास डिफरेंस होता है बेटा, ये यूरेथ्रा में जाकर क्या बना लेता है? स्खलन नलिका। इसी से बेटा वीर्य बाहर आता है। तो वीर्य बेटा अगर हम बोले सहायक नलिका, सो वीर्य को बेटा, वीर्य जो होता है, ठीक है, वीर्य को शरीर से बाहर लाने में ये नलिका क्या करती है बेटा? जो नलिकाएं होती हैं पुरुष में, जो सहायक नलिकाएं होती हैं, ये शुक्राणुओं को एक तरह से, शुक्राणु कह सकते हो आप, शुक्राणुओं को ये एक जगह से कहां पहुंचाती है? दूसरे जगह पर। तो ये सहायक नलिकाएं जो होती हैं बेटा, ये वृषण में बने शुक्राणुओं को शरीर से बाहर तक स्थानांतरण करती है। मतलब ये जो शुक्राणु है उसको हमारे एक भाग से दूसरे भाग में कौन पहुंचाता है बेटा? सहायक नलिकाएं। तो शुक्राणु बनते कहां है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। और वहां से शुक्राणु एक जगह से दूसरे जगह पर बेटा किसके द्वारा जाते हैं? सहायक नलिकाओं के द्वारा जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले शुक्राणु सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, वहां से ये शुक्राणु बेटा जाते हैं रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस मैंने आपको बताया हुआ है। रीटी टेस्टिस से शुक्राणु जाते हैं बेटा आपका वासा एफरेंसिया में। वासा एफरेंसिया से जाते हैं एपिडायडमिस में। एपिडायडमिस से जाते हैं वास डिफरेंस में। और फिर वास डिफरेंस जो होता है बेटा, ये स्खलन नलिका बना लेगा और फिर ये शुक्राणु चले जाते हैं स्खलन नलिका में। और ये स्खलन नलिका कहां होगी बेटा? ये स्खलन नलिका आपका जो पुरुष जनन तंत्र है उसमें रहेगा। तो इसी स्खलन नलिका से बेटा क्या होगा? स्खलन नलिका से जो वीर्य होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। तो शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरे जगह में कौन पहुंचाता है बेटा? पुरुष की सहायक नलिकाएं। अब बात आती है पुरुष में ये जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, इसका क्या कार्य है? तो बेटा मैंने इसका कार्य आपको बताया हुआ है। सबसे पहले शुक्राशय, पहली बेटा शुक्राशय। शुक्राशय से चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, का मुख्य भाग ये क्या करता है? ये शुक्राणु से परस्पर मिलकर वीर्य बनाता है। ये बेटा जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय आपका किससे मिलकर? शुक्राशय से जो तरल पदार्थ निकलता है, शुक्राशय से जो तरल पदार्थ निकलता है बेटा, ये शुक्राणु के साथ मिलकर क्या बनाता है? वीर्य बनाता है। और शुक्राशय से जो तरल पदार्थ निकलेगा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है फ्रक्टोज। कौन सा पदार्थ बेटा? फ्रक्टोज। वो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। तो ये जो हमारा सेमाइनल प्लाज्मा निकलता है, किससे निकलता है बेटा? सेमाइनल वेसिकल। कौन सी सहायक जनन ग्रंथि से? सेमाइनल वेसिकल। मैंने आपको बताया है पुरुष में 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका एक और नाम होता है बेटा क्या? काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। तो ये जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, सेमाइनल प्लाज्मा से बेटा क्या निकलता है? सेमाइनल मतलब वेसिकल से, सेमाइनल वेसिकल बोलेंगे, सेमाइनल वेसिकल से बेटा क्या निकलता है? सेमाइनल प्लाज्मा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ बेटा? फ्रक्टोज, जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल से क्या निकल रहा है बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल वेसिकल से
सेमाइनल प्लाज्मा निकलेगा और सेमाइनल प्लाज्मा में बेटा फ्रक्टोज पाया जाता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करेगा। क्लियर। और ये आपका सेमाइनल प्लाज्मा वीर्य बनाने में भी क्या करता है, सहायता करता है। सब मैंने पीछे बताया हुआ है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है दूसरी सहायक ग्रंथि जिसका नाम है पुरस्थ ग्रंथि। इसको मैंने आपको बताया है, इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अग्र भाग के चारों ओर स्थित होती है। ये मूत्र मार्ग के दोनों तरफ रहेगी, ठीक है। सॉरी, मूत्र मार्ग के अग्र भाग, मतलब ये ग्रंथि आपका केवल एक साइड में होती है, केवल एक होती है। सो ये मूत्र मार्ग के अग्र भाग में होती है, अग्र भाग नीचे की तरफ होगी। इससे स्रावित तरल शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। तो ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, मैंने बताया है प्रोस्टेट ग्लैंड से जो आपका तरल पदार्थ निकलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से बेटा जो आपका तरल पदार्थ निकलता है, वो तरल पदार्थ मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होती है इसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल पदार्थ निकलता है बेटा, ये क्षारीय होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल पदार्थ निकलता है वो क्षारीय होता है। तो ये मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होगा उसके साथ मिलकर उसे समाप्त कर देता है। क्षार प्लस अम्ल मिलकर क्या बना लेते हैं, लवण। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल पदार्थ निकलता है वो आपका क्षारीय होता है और मूत्र मार्ग में अगर किसी प्रकार की भी अम्लीयता है तो उसे कौन समाप्त करता है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट आता है बल्बो यूरिथ्रा या काउपर्स ग्रंथि। ये क्या करती है बेटा, ये एक जोड़ी होता है। ये कितने जोड़ी होता है बेटा, एक जोड़ी होता है। ये मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होता है, मूत्र मार्ग के बगल में होता है। इन ग्रंथियों से मैथुन से पूर्व एक क्षारीय एवं चिकना द्रव स्रावित होता है जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर इसे चिकना बनाकर मैथुन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये इसके कई भी कार्य है। जैसे कि सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है कि ये जो मूत्र मार्ग है उसकी भी अम्लीयता को ये समाप्त करता है। ये भी मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है, समाप्त करता है। इसके अलावा बेटा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस मतलब शिश्न, शिश्न को चिकना कौन बनाता है बेटा, तो शिश्न को चिकना बनाने में बेटा ये आपका सहायता करता है। तो शिश्न को चिकना बनाने में भी बेटा कौन सहायता करता है, बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्रंथि। तो पहला इसका कार्य बेटा ये क्या कर रहा है, ये आपका ये भी मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर रहा है और दूसरे नंबर पर बेटा ये शिश्न को चिकना भी बनाता है। क्लियर, तो ये बच्चों इसके कार्य हो जाएंगे। क्लियर सबको, ये आपका बेटा किसका कार्य हो गया, ये हो गया हमारा पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के मुख्य कार्य। क्लियर, सब लोगों ने इतना नोट कर लिया, जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। चलो, तो आपको मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, फिर भी आप इसे बेटा जरूर नोट करिएगा, मेरे साथ सब बनाते रहिए, फ्लो चार्ट जरूर बनाते रहिए। सहायक नलिकाएं बेटा, आपको मैंने सहायक नलिकाएं पढ़ाया हुआ है, इसको आपने इंग्लिश में बोला है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट, इसमें बेटा हम लोगों ने सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले शुक्राणु कहां बनते हैं बेटा, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर ये शुक्राणु बेटा कहां जाते हैं, फिर ये जाते हैं शुक्राणु रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस से शुक्राणु बेटा कहां जाते हैं, रीटी टेस्टिस से शुक्राणु जाते हैं आपके वासा एफ्रेंसिया में। वासा एफ्रेंसिया से बेटा शुक्राणु कहां जाते हैं, वासा एफ्रेंसिया से शुक्राणु जाते हैं आपके एपिडाइडमिस में और एपिडाइडमिस से शुक्राणु जाते हैं वास डिफरेंस में। और फिर ये जो वास डिफरेंस होती है बेटा, वास डिफरेंस ये क्या बना लेता है बेटा, स्खलन नलिका। वास डिफरेंस क्या बना लेता है बेटा, स्खलन नलिका। ये आपका क्या बना लेगा, स्खलन नलिका। क्लियर, चलो तो पहले इसको सब लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ये सहायक नलिकाएं बेटा, सहायक नलिकाएं जो होती है
वो शुक्राणुओं को एक जगह से कहां पहुंचा रही है, दूसरे जगह पर। ठीक है, ये सहायक नलिकाएं बेटा शुक्राणुओं को कहां पहुंचा रही है, एक जगह से दूसरे जगह पर। तो शुक्राणु बनते कहां है, सेमानिफरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, फिर वो जाता है रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस से वासा फ्रेंसिया, फिर एपिडायडमिस, फिर वास डिफरेंस, और फिर चला गया आपका ये स्खलन नलिका में। ठीक है, चलो क्लियर हो गए, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, अब इसमें था, इसे एक क्वेश्चन और करना बेटा, सहायक ग्रंथियां। तो कितनी सहायक ग्रंथियां होती है बेटा, मानव में 3 सहायक ग्रंथियां रहेंगी, 3 प्रकार की, 1, 2 और 3। सो मानव में 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां होती हैं। पहला बेटा क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, याद है बेटा, बनवाया हूं आप लोगों को। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी बेटा बहुत बताया हूं, कई बार बताया हूं ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा होता है बेटा बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल, जिसे आप लोग काउपर्स ग्रंथि भी बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा, काउपर्स ग्लैंड या काउपर्स ग्रंथि भी बोलते हो। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। बच्चों आपको याद होगा कि मैंने इसमें आपको, ठीक है, मैंने इसमें आपको एक चीज बताया था, संख्या, इनकी संख्या भी बेटा मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर, चलो, इसकी संख्या होती है 2, इसकी संख्या होती है 1, और इसकी संख्या होती है बेटा 2। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। इसके अलावा सेमाइनल वेसिकल से जो तरल पदार्थ निकलेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बेटा कौन होता है, फ्रक्टोज, जो कि शुक्राणुओं को क्या देता है, पोषण या ऊर्जा प्रदान करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वो। क्लियर, सो इसको जल्दी से आप लोग बना लीजिएगा। हो गया बेटा, सब लोग बना लीजिए इसको। ठीक है, इसको बना लीजिएगा और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड जनन क्या है। अब अंड जनन तो आपको मैंने बताया हुआ है, अंड जनन के बारे में। अंड जनन का मैंने आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनवाया है कि अंड जनन की शुरुआत होती है जब स्त्री बेटा कहां होती है, जब स्त्री मां के गर्भ में होती है, उसी समय आपका अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अंड जनन का प्रारंभ तभी हो जाता है जब स्त्री अपनी मां के गर्भ में होती है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी होती है। प्रारंभ होता है कब बेटा, प्रारंभ होता है जब स्त्री मां के गर्भ में होगी। ठीक है, जब स्त्री मां के गर्भ में होगी तभी अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रक्रिया किशोरावस्था तक निलंबित अवस्था में रहती है। लेकिन जब स्त्रियां बेटा किशोरावस्था में आ जाएंगी तब ये प्रक्रिया दोबारा फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये किशोरावस्था तक निलंबित रहेगी, किशोरावस्था तक रुकी रहेगी, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आ जाएगा ये प्रक्रिया अपना आगे का चरण पूरा करने लगता है। सो अंड जनन का पहले तो मतलब क्या होता है, अंडाशय में, अंडाशय में बेटा क्या बनना, अंड या अंडाणुओं का बनना। आपको याद है अंडाशय में क्या बनते हैं बेटा, अंडाणु। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंड जनन। अंड जनन में कौन सी कोशिका सहायता करती है, ऊगोनिया। अंड जनन में बेटा कौन सी कोशिका सहायता करती है, ऊगोनिया। और ऊगोनिया को बेटा हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंड मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड मात्र कोशिका। सो ये जो ऊगोनिया होता है बेटा, ऊगोनिया, ऊगोनिया को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अंड मात्र कोशिका। और इससे क्या बनते हैं बेटा, अंडाणु, मादा युग्मक। अंड मात्र कोशिका से क्या बनते हैं, अंडाणु, और इसे ही हम बोलेंगे अंड जनन। या इंग्लिश से बोले तो ऊगोनिया से बनेगा बेटा क्या आपका, ओवम। ओवम मतलब अंडाणु, और इसे हम कह सकते हैं अंड जनन। क्लियर। अब देखो मैं आपको बता चुका हूं कि जो अंड जनन होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया में आपका या अंडाशय की ग्रेवियन फॉलिकल में होने वाली प्रक्रिया है, इसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान देना है, स्त्री में हार्मोन के प्रभाव से प्रति माह एक ग्रेवियन फॉलिकल परिपक्व होता है। आपको याद करो मैंने बताया था प्राइमरी oocyte होता है सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो ऊगोनिया होता है उससे बनता है प्राइमरी oocyte।
प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेन्युलोसा की परत इकट्ठा होने लगती है, बन जाता है आपका प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर आपका और ज्यादा ग्रेन्युलोसा की परत इकट्ठा होने लगेगी, अब बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल में आपको दो परतें दिखाई देने लगेंगी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और इसे हम बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल बेटा आपका मैच्योर होकर, टर्सरी फॉलिकल जो है बेटा ये आपका मैच्योर होकर क्या बनाता है, परिपक्व होकर ग्राफियन फॉलिकल क्या बनाता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। और स्त्री में बेटा हर महीने एक ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल आपको याद होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, इस ग्राफियन फॉलिकल में बेटा क्या है, इसके अंदर प्राइमरी oocyte, उसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन, पहला जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद बन जाता है बेटा द्वितीयक अंडक, मतलब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर ये जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है, इसके अंदर फिर से होता है बेटा कौन सा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय मतलब अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था होती है, और सेकेंडरी oocyte से बेटा आपका एक मादा युग्मक बन जाता है, और साथ साथ प्यारे बच्चों और एक चीज क्या बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी। तो मैंने उसका आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट वो बनवाया हुआ है, वही सारी चीजों को आप अंडजनन में अच्छे से लिखोगे। क्लियर? देखो अब इसके अलावा देखो, ये आपको मैंने वही चीज यहां पास भी देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले बेटा क्या होता है, सबसे पहले आप देखोगे यहां पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल होगी, पहले तो ये जर्म सेल होगी, ठीक है, और इससे आपका क्या बन रहा है, उगोनिया, समसूत्री विभाजन हो रहा है, उगोनिया बन रहा है। उगोनिया लगातार देखो आपका समसूत्री विभाजन कर रही है। उगोनिया में बेटा इसके बाद उगोनिया से क्या हो जाएगा, प्राइमरी oocyte बनता है, क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। फिर प्राइमरी oocyte में होगा, ये प्राइमरी oocyte है, इसमें बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जा रहा है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी, और क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। सो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाने के बाद, ठीक है, आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा, और साथ साथ बेटा क्या बनेगा, आपका फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte होगी बेटा, सेकेंडरी oocyte, ध्यान से देखो, ये जो आपका सेकेंडरी oocyte होगा बेटा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, और क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी oocyte बन गया, और क्या बन गया, ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा आपका सेकेंड पोलर बॉडी। और यहां से क्या बन रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है, और यहां से ये आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte फिर से विभाजन कर रहा है, सॉरी ये आपका प्राइमरी मतलब ये विभाजन करके प्राइमरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी हो गया है, और फिर बेटा ये आपका सेकेंडरी oocyte और क्या बन रहा है, सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर? सो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बेटा आपको इसको ध्यान देना है। क्लियर? आपको मैंने बताया था प्राइमरी oocyte जो रहता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बेटा क्या होता है, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte बेटा जो होता है, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte से दो चीजें बनती हैं। पहला बनेगा सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte विभाजन करके क्या बनाएगा बेटा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte और आपका, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte जो होगा, अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी कोई काम नहीं है, निष्क्रिय हो जाएगा। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte होगा, ये जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना है बेटा, ये सेकेंडरी oocyte आपका क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था, और सेकेंडरी oocyte से बेटा सेकेंड पोलर बॉडी क्या बन जाता है, सेकेंड पोलर बॉडी, और बेटा ओवम या अंड या आप अंडाणु कह सकते हो, साथ में क्या बन जाता है बेटा, अंडाणु। तो ये देख रहे हो, पहले प्राइमरी oocyte में आपका
प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था समाप्त हो गई। तो प्राइमरी oocyte में जब बेटा आपका अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है तो क्या बन रहा है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था होती है, बनता है सेकेंड पोलर बॉडी और बेटा आपका ओवम। क्लियर। सो यहां से बच्चों आपको पूरा का पूरा सारी चीजें एकदम अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से इसको ये वाला भी और जो मैंने आपको एक और एनसीईआरटी वाला बताया है उसको आप दोनों में से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर। तो प्राइमरी oocyte में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हो गया, बन गया फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में बेटा फिर से हुआ अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था, ये बन गया बेटा अंडाणु। क्या बन गया, अंडाणु। और ये आपका बेटा क्या हो गया है, सेकेंड पोलर बॉडी। और फिर ये अंडाणु बेटा किससे क्रिया कर लेगा, ये जो अंडाणु रहेगा ये क्रिया कर लेगा शुक्राणु से और क्या हो जाएगा बेटा, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। तो अच्छे से इसको बेटा एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो ये बेटा आपका अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है और ये आपको अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस भी कर लेना है। अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र, तो चित्र वाले सभी क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इस चैप्टर से बेटा चित्र बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है। सो मैंने इसीलिए आपको कहा हुआ है और आपको बेटा चित्र बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चित्र इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। तो चित्र की प्रैक्टिस जरूर अच्छे से करिएगा। तो अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का बेटा आपको नामांकित चित्र बनाना है, अंडाशय बना देना है। ठीक है। उसमें आपको करना क्या है, बहुत आसान है एकदम। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको केवल क्या रखना है, अंडाशय के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब आप अंडाशय के अंदर, ठीक है, आप अंडाशय के अंदर बेटा जैसे आपने देखा है सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका। फिर इसके बाद बना दो थोड़ा सा इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा के लेयर बना दो। इसके बाद क्या बना दो, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से आपका टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बना दो। फिर ग्राफियन फॉलिकल के बाद बनाने के बाद बेटा आपको क्या करना है, इसके अंदर आप थोड़ा सा अंडाणु मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल को फटते हुए दिखाना है और ग्राफियन फॉलिकल से फटने के बाद क्या बाहर आ जाता है बेटा, ओवम। ओवम मतलब अंडाणु आपका बाहर आ जाता है। देख रहे हो, रप्चर्ड फॉलिकल। रप्चर्ड फॉलिकल मतलब ये जो ग्राफियन फॉलिकल वो फट गया और अंडाणु बेटा कहां आ गए, बाहर आ गए। ठीक है। और इसी चीजों को आपको केवल इसमें दिखाना है। ठीक। और इसके अलावा अगर ये ग्राफियन फॉलिकल नष्ट हो जाती है तो आपको मैंने बताया है ग्राफियन फॉलिकल का नष्ट जब हो जाती है तो इसका बचा हुआ भाग बेटा क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल का जो शेष बचा हुआ भाग होता है, सो ग्राफियन फॉलिकल का शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर निषेचन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा नष्ट होकर क्या बना देता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। अगर निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा आपका क्या बना लेता है, नष्ट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस। ये मैंने आपको बताया है जब मैं आपको आर्तर चक्र पढ़ा रहा था। ठीक है। तो ये सारी चीजों को बस आपको डायग्राम के अंदर थोड़ा सा दिखा देना है और आपका पूरा का पूरा ये डायग्राम बन जाएगा और पूरे पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। इतनी चीजें अगर आपने बच्चों, आज हम लोग ग्राफियन पुटिका का एक नामांकित आरेख बनाएंगे। ठीक है। इसका डायग्राम भी आया हुआ है ग्राफियन पुटिका का। तो ग्राफियन पुटिका का बेटा ये जो डायग्राम होगा, ठीक है, इस डायग्राम में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बाहर वाली परत को बनाना है। ठीक है। और इस बाहर वाली परत का क्या नाम दोगे बेटा, थीका फॉलिक्यूली। इस थीका फॉलिक्यूली के नीचे की तरफ बेटा ये जो आप कोशिकाएं देख रहे हो इसका नाम हो जाएगा डिस्कस प्रोलिगरस फॉलिकुलर। और इसके नीचे बेटा आपको क्या मिलेंगी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये जो हमारा होगा, ठीक है, इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, यहां पास आपको सबसे अंदर की तरफ मिलेगा क्या बेटा, oocyte, जिसे आप लोग बोलते हो प्राथमिक अंडर। तो प्राइमरी oocyte मिलेगा। प्राइमरी oocyte के बेटा चारों तरफ आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेटा बाहर की तरफ क्या होगा, जोना पेलुसिडा होगा। और सबसे बाहर बेटा आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताओ फटाफट, कोरोना रेडिएटा। क्लियर। तो आपको क्या करना है,
ये सबसे बाहर यहाँ पास कोरोना, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, उसके नीचे की तरफ बेटा आपको कोरोना रेडिएटा के नीचे क्या मिलेगा बेटा, जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बेटा आपको, ठीक है, ये जो जोना पेलुसिडा हो जाएगा, ठीक, उसके नीचे की तरफ बच्चों, जोना पेलुसिडा के नीचे की तरफ आपको क्या मिलती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। आपको मैं डायग्राम बिल्कुल दिखाता हूं, ये डायग्राम आप देखो कैसे बनेगा। सो ये डायग्राम बेटा हम लोग ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है, ये डायग्राम बेटा हम लोग ऐसे अच्छे से इसको आप लोग मेरे साथ साथ बना लीजिएगा। ये जो आपका सफेद सफेद देख रहे हो बेटा, ये जो सफेद सफेद आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये जो सफेद सफेद मैंने लेयर बनाई है, ये है बेटा आपकी कौन सी सेल बेटा, ग्रेनुलोसा की सेल्स। तो ये आपको जो सफेद सफेद दिख रहा है, ये बच्चों क्या है, ये आपकी ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं। ये भी सफेद सफेद वाली, ये देख रहे हो, ये भी वाली सफेद सफेद ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं, और ये भी सफेद सफेद वाली बेटा क्या है, ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं। इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, कोरोना रेडिएटा, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। कोरोना रेडिएटा के नीचे क्या मिलेगा बेटा, जोना पेलुसिडा, इसके नीचे मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बेटा आपको बीच में क्या मिलेगा, oocyte। क्या मिलेगा बेटा, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक, और प्राथमिक अंडक का क्या मिलेगा बेटा, उसके अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा। क्लियर, समझ गए एकदम। अब देखो ये यहाँ पास ये जो तरल पदार्थ भरा होगा बेटा, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पास ये जो खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, तरल पदार्थ। तो इस खाली जगह पर जो तरल पदार्थ भरा रहेगा, है ना, इस गुहा, इस स्थान को बेटा हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंट्रम का मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तरल पदार्थों से भरा हुआ गुहिका, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रम। सो ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका में बेटा आपको एंट्रम भी मिलता है। सबसे बाहर वाली परत देखो क्या है, ये जो मैंने सबसे बाहर वाली परत बनाई है, ठीक है, ये आप देखो, ये वाली परत, ये सबसे बाहर वाली परत, इसका नाम बेटा क्या है, इसका नाम है आपका थीका फॉलिकुली। क्लियर। सो सब लोग जल्दी से इसको बना लीजिएगा, ये आपका ग्राफियन पुटिका का, ठीक है, आप लोग इसको डायग्राम जल्दी से बना लीजिए। क्लियर। तो ये डायग्राम आपको ग्राफियन पुटिका का आता है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इसके बाद ग्राफियन पुटिका के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित के कार्य लिखना है बेटा। अब जैसे आपको एक कार्य पूछ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को बेटा हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीत पिंड। कॉर्पस ल्यूटियम को बेटा हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीत पिंड। इसका कार्य क्या होता है, सो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है बेटा, यह ग्राफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग, ठीक है, जो ग्राफियन पुटिका होती है बेटा, आपको याद होगा ग्राफियन पुटिका जब नष्ट हो जाती है, ग्राफियन पुटिका जब नष्ट हो जाती है तो उसका जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा या ग्राफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग के पश्चात फॉलिकुलर कोशिकाओं और रक्त के थक्के से बनी पीले रंग की ग्रंथिल संरचना है। ये कौन से रंग का होता है बेटा, पीले रंग का होता है। इससे बेटा कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और आपके ये सभी हार्मोन्स बेटा आपके इससे निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बेटा भ्रूण के आरोपण मतलब प्रेगनेंसी में बेटा और अपरा के निर्माण में सहायता करता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलेगा बेटा किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम से ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है ये आपका अंतरोपण मतलब इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी में सहायता करता है। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बेटा प्रेगनेंसी में सहायता करेगा। और अपरा मतलब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के निर्माण में भी बेटा ये क्या करता है, सहायता करता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, एंडोमेट्रियम का क्या कार्य है। तो बेटा जो गर्भाशय की अंतः स्तर है, गर्भाशय की अंतः स्तर मतलब एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, मतलब जो आपका भ्रूण होता है बेटा, जब आपका भ्रूण ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है, तो भ्रूण बेटा जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है तो ये भ्रूण जो है, ठीक है, ये भ्रूण बेटा एंडोमेट्रियम से आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये मैंने आपको बताया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अंतरोपण। क्या बोलेंगे, अंतरोपण। क्या इतनी बातें मेरी क्लियर है, सब लोग बताओ भाई,
क्या इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताना बेटा फटाफट। चलो ठीक है। क्लियर, चलो अब देखो। तो अगर आपसे मान लो कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई एंडोमेट्रियम का क्या कार्य है, सो एंडोमेट्रियम बेटा क्या होता है, जो भ्रूण का, ठीक है, ये जो आपका भ्रूण का ब्लास्टोसिस्ट होगा, ये जो भ्रूण का ब्लास्टोसिस्ट होगा बेटा, ठीक है, ये आपका किससे जुड़ जाता है बेटा, एंडोमेट्रियम से। और जब एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है तो कौन सी क्रिया हो जाती है बेटा, अंतरोपण। तो पहला तो एंडोमेट्रियम किसमें सहायता कर रहा है बेटा, अंतरोपण में, मतलब इम्प्लांटेशन में। ब्लास्टोसिस्ट जुड़ जाता है एंडोमेट्रियम से, तो ये किसमें सहायता कर रहा है बेटा, इम्प्लांटेशन या अंतरोपण में। इसके अलावा अपरा निर्माण और सगर्भता के बनाए रखने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी को बनाए रखने में, और बेटा अपरा मतलब प्लेसेंटा, सो अपरा मतलब प्लेसेंटा के निर्माण में बेटा कौन सहायता करता है आपका, जल्दी से बताओ फटाफट, एंडोमेट्रियम। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्रोसोम का क्या कार्य है। तो बेटा जो एक्रोसोम होता है ये शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है जो गाल्जी काय से बनता है। किसके बनता है बेटा, गाल्जी काय से बनता है। ये टोपी के समान होता है। एक्रोसोम बेटा किसके समान होता है, टोपी के समान। ये टोपी के समान होगा और इससे बेटा आपका एक एंजाइम निकलता है स्पर्म लाइसिन। कौन सा एंजाइम निकलता है, स्पर्म लाइसिन। और उसमें बेटा आपका एक महत्वपूर्ण एंजाइम है हायालुरोनिडेज। एक्रोसोम से बेटा कौन सा एंजाइम निकलता है, स्पर्म लाइसिन निकलेंगे, मतलब आपका एक्रोसोम मतलब शुक्राणु से निकलने वाले एंजाइम। सो एक्रोसोम क्या करता है बेटा, इससे मतलब एंजाइम निकलते हैं। सो शुक्राणु की कौन सी संरचना से बेटा एंजाइम निकल रहे हैं, एक्रोसोम से। और एक्रोसोम से जो एंजाइम निकलते हैं उसे हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। और उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण आपका एंजाइम होता है हायालुरोनिडेज एंजाइम, जो बेटा क्या करता है, ये अंडाणु के जो रक्षात्मक आवरण होते हैं उसका अपघटन करता है, उसको नष्ट कर देता है। और इसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में बेटा क्या कर जाते हैं, प्रवेश। तो अंडाणु के जो सबसे बाहर वाला आवरण होगा उसको बेटा कौन नष्ट करता है, हायालुरोनिडेज एंजाइम। ये कहां से निकलता है, एक्रोसोम से। क्लियर। सो ये तो फंक्शन हो गया बेटा एक्रोसोम का। अब आगे देखो, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, शुक्राणु पुच्छ या स्पर्म टेल का फंक्शन क्या होगा। तो इसका कार्य बेटा क्या है, जो शुक्राणु आप जानते हो, जो शुक्राणु है बेटा उसको गतिशीलता, शुक्राणु बच्चों आपस में आप जानते हो शुक्राणु गतिशील होता है। तो शुक्राणुओं को गतिशीलता बेटा कौन प्रदान करता है, शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करता है शुक्राणु पुच्छ या स्पर्म टेल। अगला कार्य पूछ रहा है बेटा फिम्बरी। फिम्बरी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी, आप जानते हो अंडवाहिनी को हम ओविडब्ल्यू बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। सो अंडवाहिनी का सबसे पहला भाग क्या होता है बेटा, इनफंडिबुलम। वहां पास अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं। अंगुली के समान क्या होती है, संरचनाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, वो जो अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं उसे हम बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है। अब ये अंडवाहिनी का बेटा देखो मैंने बताया आपको, अंडवाहिनी का प्रारंभिक मतलब इनफंडिबुलम जो होता है वहां पास आपको जो अंगुली के समान संरचनाएं दिखाई देती है बेटा, उस अंगुली के समान संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिम्बरी। क्या बोलते हैं बेटा, फिम्बरी। और ये अंडाणुओं को ग्रहण करने में सहायता करती है। ये बेटा आपको क्या करेगी, अंडाणु, अंडाणु मतलब मादा युग्मक, अंडाणु मतलब मादा युग्मक। ठीक है। सो ये अंडाणु मतलब मादा युग्मकों को ग्रहण करता है कौन बेटा, फिम्बरी। कौन ग्रहण करेगा, फिम्बरी। सो अंडाणुओं को ग्रहण कौन करता है, फिम्बरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अंडाणुओं को बेटा कौन ग्रहण करेगा, सब लोग मुझे बताओ फटाफट। अंडाणुओं को बेटा कौन ग्रहण कर रहा है, तो इसे ग्रहण करता है फिम्बरी। क्लियर हो गया, सुन लो कर लो बेटा जल्दी से फटाफट इसको भी आप लोग। क्लियर हो गया। तो अंडवाहिनी का प्रारंभिक फनल, फनल मतलब कुप्पी जैसा जो चौड़ा भाग होता है,
जो अंडाशय के संपर्क में होगा उसे हम मुखिका, ठीक है, मुखिका, और इसके अलावा जो कुप्पी जैसा भाग है आप इनफंडिबुलम भी कहते हो। क्या बोलते हो बेटा? इनफंडिबुलम भी हम लोग कहते हैं। और ये जो इनफंडिबुलम होगा उसके ऊपर आपको मैंने ऐसे देखो ऐसे बनवाया था ना, अंगुली जैसा भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फिम्बरी। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? फिम्बरी बोलेंगे। क्लियर? चलो, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, सही या गलत कथन को पहचानना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन्स का उत्पादन सार्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। गलत बेटा, ये आपका क्या है? गलत है। एंड्रोजन का स्रावण सार्टोली कोशिका नहीं करती है, लेडिक कोशिका या इंटरस्टिशियल कोशिका करती है। शुक्राणु को सार्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। सो भैया ये आंसर आपका क्या होगा? सही। शुक्राणु जो होते हैं उसको पोषण सार्टोली कोशिका प्रदान करती है। लेडिक कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है। गलत जवाब बेटा, लेडिक कोशिका अंडाशय में नहीं वृषण में पाई जाती है। लेडिक कोशिकाओं से एंड्रोजन का संश्लेषण होता है। सही जवाब, लेडिक कोशिकाओं से आपका बेटा एंड्रोजन का स्रावन होगा, मतलब एंड्रोजन बनेगा और निकलेगा लेडिक कोशिका से। अंड जनन मतलब कार्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है। सो अंड जनन बेटा कार्पस ल्यूटियम में संपन्न नहीं होता है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत जवाब है। गर्भता के दौरान आर्तव चक्र बंद होता है। बिल्कुल सही। जब कोई स्त्री बेटा प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें आपका आर्तव चक्र बंद हो जाता है। योनि आच्छद मतलब हाइमेन की उपस्थिति और अनुपस्थिति कौमार या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। बिल्कुल सही। अगर मान लो कोई स्त्री में योनि आच्छद पाया जा रहा है या किसी स्त्री में योनि आच्छद नहीं पाया जा रहा है, फट जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्री बेटा आपकी वर्जिन है, इससे हम ये पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया है, एनसीईआरटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया हुआ है। क्लियर? सो ये आपके बेटा सही और गलत के हो जाएंगे इसमें प्रश्न। अब मैं आता हूं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, और इसका नाम है बेटा आर्तव चक्र क्या है। सो आर्तव चक्र बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो मादा प्राइमेट होते हैं, क्या होते हैं बेटा? मादा प्राइमेट। मादा प्राइमेट का मतलब जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, जैसे आपका मनुष्य है, बंदर है, ठीक है। सो ये आपके बेटा इसमें क्या मिलता है? आपको आर्तव चक्र मिलता है। सो मनुष्य और बंदर वगैरह में, किसमें बेटा? मनुष्य और बंदर वगैरह में। मादा प्राइमेट के अंडाशय सहायक नलिकाओं व हार्मोनल स्तर में होने वाले जननिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र। सो जो आपकी मादा प्राइमेट होती है, ठीक है, सो प्रजनन अवस्था के दौरान इनमें जो चक्रीय परिवर्तन होता है, जब आपका जैसे मान लो मनुष्य है, मनुष्य में जब मादा प्राइमेट जो मादा है उनमें जब प्रजनन अवस्था प्रारंभ हो जाती है, प्रजनन अवस्था आ जाती है, सो प्रजनन अवस्था के दौरान उनमें क्या होता है बेटा? उनमें उनके जो जनन अंग वगैरह होंगे उसमें कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं और उसे हम बोलते हैं आर्तव चक्र। आर्तव चक्र आपको पता है बेटा, इसे हम लोग माहवारी भी बोलते हैं, और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को प्यारे बच्चों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? मासिक धर्म। मैंने आपको सब नाम बताए हुए हैं। आर्तव चक्र को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक तो माहवारी भी इसका नाम है, और साथ साथ बेटा हम इसे माहवारी के अलावा बोल सकते हैं मासिक धर्म। तो इसके कुल 3 नाम होंगे, तीनों नाम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी स्त्री में बेटा पहली बार आर्तव चक्र आता है तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? पहली बार अगर आर्तव चक्र आता है तो इसे बोलते हैं रजोदर्शन या मीनार्क। और अगर किसी स्त्री में एकदम आर्तव चक्र पूरे तरीके से समाप्त हो गया है, सो 45 से 50 वर्ष की आयु में जो मादाएं होंगी, सो 45 से 50 वर्ष की आयु में बेटा जो मादाएं होती हैं उसमें आर्तव चक्र समाप्त हो जाता है, उन स्त्रियों में आर्तव चक्र समाप्त हो जाएगा। तो जब आर्तव चक्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तो इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बेटा रजो निर्वृत्ति, या हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेनोपॉज। आर्तव चक्र बेटा आप सबको पता है कि ये लगभग जो है 28 से 29 दिन होता है। कितने दिन होता है बेटा? 28 से 29 दिन होता है। और आर्तव चक्र बेटा हमारे कितने चरणों में होता है? 4।
मैंने 4 प्रवस्थाएं आपको आवर्तक चक्र में पढ़ाई हुई है। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा बच्चों फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओवुलेटरी फेज और चौथा बेटा ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। सो आवर्तक चक्र के बच्चों आप लोग वो चारों प्रवस्थाएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसी को आप अच्छे से लिख देंगे तो ये प्रश्न आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। सो ये मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। क्लियर? चलो, सो आवर्तक चक्र हम लोग इसको यही रखेंगे क्योंकि आवर्तक चक्र में बस इतना ही है। ठीक है, और इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आवर्तक चक्र में अच्छा कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो ये भी मैं बेटा आपको पढ़ा चुका हूं कि आवर्तक चक्र में आपका एफएसएच और एलएच, ठीक है, एफएसएच है, एलएच है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन्स बेटा आपके सहायता करते हैं। तो मैंने सब वहां पास नाम बताए हुए हैं आपको कि एफएसएच होगा, ठीक है, आपका एफएसएच है, एलएच है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन्स बेटा आवर्तक चक्र में आपके सहायता करते हैं। अब बेटा अगला नंबर है प्रसव। सो प्रसव क्या है? वेरी सिंपल सा प्रश्न, प्रसव क्या है? सो प्रसव का मतलब क्या होता है बेटा? जब माता के गर्भाशय से, माता के गर्भाशय से, सो माता के गर्भाशय से गर्भ का बाहर आना क्या कहलाता है बेटा? प्रसव। प्रसव में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के हार्मोन सहायता करते हैं, एक होता है रिलैक्सिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। रिलैक्सिन कहां से निकलता है बेटा? अंडाशय से, और ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है बेटा? आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहां से निकलेगा बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन। सो जो स्त्रियां होंगी उनके जो पीयूष ग्रंथि का पक्ष पिंड होगा, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा, वहां से निकलता है ऑक्सीटोसिन। सो मैंने आपको बताया था कि प्रसव में सबसे पहले क्या होता है, जो गर्भ होगा, ठीक है, गर्भ होगा और प्लेसेंटा होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका गर्भाशय होगा वो आपका थोड़ा संकुचित होने लगेगा और इसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम लोग? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब इसकी वजह से क्या होगा? गर्भाशय संकुचित होगा। जब गर्भाशय हल्का संकुचित होने लगेगा, किसकी वजह से? गर्भ और प्लेसेंटा की वजह से, तो आपका क्या होगा बेटा? ऑक्सीटोसिन निकलने लगेगा। ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो गर्भाशय और ज्यादा संकुचित होने लगेगा। जब गर्भाशय थोड़ा संकुचित होने लगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा और गर्भाशय और ज्यादा संकुचित होगा और उसके बाद बेटा जो आपका गर्भ है वो क्या होगा? योनि के रास्ते से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाता है, और जब योनि के रास्ते से बाहर आ गया मतलब प्रसव हो गया। क्लियर? सो प्रसव जिसे हम लोग शिशु जन्म भी बोलते हैं, मैंने बताया आप लोगों को कि गर्भावधि के पूर्ण होने पर गर्भाशय की पेशियां तेजी से सिकुड़ती हैं और आपका जो फीटस होगा, नवजात शिशु होगा, वो गर्भाशय से बाहर आ जाता है और इसे हम प्रसव या शिशु जन्म, ठीक है, प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा? प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित जो भ्रूण होगा और जो अपरा होगा इससे उत्पन्न होगा, जिससे आपका गर्भाशय संकुचित होगा। पीयूष ग्रंथि से फिर ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जिससे आपका गर्भाशय और ज्यादा संकुचित होने लगेगा, फिर और ज्यादा आपका ऑक्सीटोसिन निकलेगा और आपका प्रसव क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। मतलब जो आपका बेटा क्या होता है? बर्थ कैनाल, जो आपका बर्थ कैनाल है, मतलब योनि और ग्रीवा, ठीक है। सो ग्रीवा और योनि से होते हुए शिशु बाहर आ जाता है। ग्रीवा और योनि मिलकर क्या बनाती है बेटा? जन्म नाल या बर्थ कैनाल। इसी रास्ते से बेटा आपका नवजात शिशु बाहर आता है। क्लियर हो गया एकदम? सो इसी रास्ते से नवजात शिशु बाहर आ जाएगा और यह हो गया बेटा हमारा प्रसव, ठीक है। सो गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय से नवजात शिशु का बाहर आना क्या कहलाएगा? प्रसव। बोलो एकदम सबको क्लियर है? एकदम सबको क्लियर हो गया प्रसव एकदम अच्छे से? प्रसव का एक और नाम बताओ बेटा। प्रसव का एक और नाम हो जाएगा शिशु जन्म। प्रसव का एक और नाम क्या हो जाएगा? शिशु जन्म। क्लियर? चलो अब मैं आगे आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है कि हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष, जो हमारा समाज है बेटा, लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि यह क्या क्यों सही नहीं है? मतलब बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लड़कियों को जन्म देने में किसका योगदान होता है? लड़कियों को जन्म देने में
आपका बेटा जो पुरुष का मैंने बताया हुआ है, अगर एक्स गुणसूत्र, अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र के साथ मिल जाता है तो लड़कियों का जन्म होता है, और अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र के साथ मिल जाता है तो बेटा आपका लड़कों का जन्म देता है। सो ये जो लिंग निर्धारण हो रहा है बेटा, ये जो लड़का और लड़की का जन्म हो रहा है, ये पुरुष के एक्स और वाई गुणसूत्र के कारण होता है, और इसी वजह से इसमें माताओं का कोई दोष नहीं होता है। ये जो लिंग निर्धारण होगा बेटा, ये पुरुष के गुणसूत्र की वजह से होता है। सो पुरुष बेटा, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष। सो अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र होगा तो क्या बन जाएगा बेटा? आपका लड़की बन जाएगी, और अगर पुरुष का बेटा वाई गुणसूत्र होगा तो क्या बन जाता है बेटा? लड़का बन जाता है। सो ये भी मैंने आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण टॉपिक में पूरा का पूरा बेटा इसको मैंने एकदम बताया हुआ है कि ये कैसे होता है। ये मैंने पूरी चीजें आपको एकदम अच्छे से बताई हुई है। क्लियर? सो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, इसको मैं एक बार बना देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है? सो मान लो आपका कोई पुरुष है, ये पुरुष है, कोई स्त्री है। ठीक है? तो पुरुष में बेटा गुणसूत्र सबको पता है क्या होता है बेटा? 44 प्लस एक्स वाई। हमारे जो पुरुष होंगे बेटा, हमारे जितने पुरुष हैं, तो पुरुषों में बेटा क्या होगा? जितने भी पुरुष होंगे, ठीक है, जितने भी पुरुष होंगे उनकी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 प्लस एक्स वाई, 44 एक्स वाला गिनोगे 45 और वाई वाला गिनो 46। क्लियर? इसी प्रकार बेटा जो स्त्रियां होंगी इसमें होगा 44 प्लस एक्स एक्स। स्त्रियों की प्रत्येक कोशिका में बेटा क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है? मतलब 44 प्लस एक्स एक्स, 46 गुणसूत्र। ठीक है? 44 गुणसूत्र बेटा नर और मादा में समान होते हैं। ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये नर और मादा में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो 44 गुणसूत्र बेटा, 44 गुणसूत्र जो है ये आपको याद कर लेना बेटा, नर और मादा में क्या होंगे? समान। तो सब लोग इसको नोट कर लेना कि 44 गुणसूत्र जो है वो नर और मादा में बेटा समान होंगे। क्लियर? चलो इतनी बात सब लोग बताओ, फटाफट क्लियर हो गई। अब आगे देखो बेटा, अब ये जो पुरुष होगा इसमें बनेगा शुक्राणु। क्या बनेगा बेटा? शुक्राणु। इसकी कोशिका से बनेगा अंडाणु। तो इसमें जो शुक्राणु बनता है बेटा, शुक्राणु, इसमें जो शुक्राणु बनेगा इसमें क्या बनेगा बेटा? अंडाणु। इसमें बनेगा शुक्राणु और इसमें क्या बनेगा? अंडाणु। तो ये जो आपका शुक्राणु बनता है इसमें दो प्रकार की अवस्था होती है बेटा। एक होती है, आपको एक कंडीशन मिल सकती है 22 प्लस एक्स, और एक अवस्था मिल सकती है 22 प्लस वाई। लेकिन जो बेटा अंडाणु होता है उसमें सदैव एक ही कंडीशन होती है, उसमें 22 प्लस एक्स एक्स ही बनेगा। अंडाणु जो होगा इसमें आपको 22 प्लस एक्स मिलता है, मतलब आपको अंडाणु में केवल एक ही प्रकार का गुणसूत्र मिलेगा 22 प्लस एक्स। लेकिन जो शुक्राणु है बेटा, शुक्राणु में दो प्रकार की अवस्था मिल सकती है, या तो इसमें 22 प्लस एक्स आएगा और या तो इसमें 22 प्लस वाई आएगा। सबको पता है कि शुक्राणु होता है आगुणित। आगुणित का मतलब इसमें गुणसूत्र हमेशा आधे होंगे। तो 44 का आधा 22 और इन दोनों का आधा या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। तो पुरुष में शुक्राणु में जो है दो प्रकार के गुणसूत्र हो सकते हैं, या तो, लेकिन एक बार में एक ही रहेगा, या तो आपको 22 प्लस एक्स वाला मिलेगा शुक्राणु, और या तो बेटा क्या मिलेगा? 22 प्लस वाई वाला। ठीक है? सो मान लो शुक्राणु बेटा, जो शुक्राणु है इसका 22 प्लस एक्स वाला 22 प्लस एक्स वाले के साथ अगर मान लो निषेचन कर लिया तो ये बन जाएगा 44 प्लस एक्स। अगर ये 22 प्लस एक्स वाले ने इस एक्स वाले के साथ मान लो निषेचन कर लिया तो भी बन जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। अगर मान लो ये 22 प्लस वाई ने आपका निषेचन कर लिया 22 प्लस एक्स वाले के साथ, मादा वाले के साथ, तो अब ये मादा वाले के साथ अगर निषेचन होगा तो बनेगा 44 प्लस एक्स वाई, या ये 22 प्लस एक्स वाई इस वाले के साथ भी अगर आपका निषेचन करेगा तो भी बनेगा 44 प्लस एक्स वाई। तो ये बन रहा है बेटा लड़के और ये बन रही हैं लड़कियां। सो लड़के और लड़कियों के बनने में बेटा पुरुष का एक्स और वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है।
अगर x गुणसूत्र होगा तो बेटा क्या बन जाएगा, लड़की, और अगर y गुणसूत्र हो जाएगा पुरुष का तो क्या बन जाएगा, लड़का। ठीक है, तो ये आपका बेटा लिंग निर्धारण हो गया मनुष्य में। क्लियर, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद एनसीईआरटी का। इसके बाद एनसीईआरटी का हमारा ये 20वां क्वेश्चन है। एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? तो एक माह में एक अंड मोचित होता है। कितने अंड मोचित होता है बेटा? एक बार में एक ही अंड आपका निकलेगा। ठीक है, अंडाशय से। यदि माता में समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्म हुए जुड़वा बच्चे द्वि अंडा युग्मक थे? तो बेटा मान लो आपसे कह रहा है, पहली बात तो एक माह में कितने बेटा निकलते हैं, सो याद कर लेना, एक माह में केवल एक ही आपका क्या निकलता है बेटा, एक ही आपका अंडाणु या मादा युग्म निकलता है अंडाशय से। सो एक माह में एक ही अंडाणु निकलेगा। अगर जुड़वा बच्चे बनते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो समरूप जुड़वा होते हैं वो एक निषेचित युग्मनज से ही बनता है। ठीक है, जैसे मान लो समरूप जुड़वा, तो समरूप जुड़वा कैसे बनते हैं देखो मैं आपको बताता हूं। सो समरूप जुड़वा कैसे बनेंगे हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक शुक्राणु होता है और एक अंडाणु होता है। ये शुक्राणु और अंडाणु बेटा क्या करते हैं, निषेचन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, निषेचन कर लेते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। क्या बना लिए बेटा, जाइगोट। तो जुड़वा बच्चों में भी दो आपके अंड नहीं निकल रहे हैं। आपका जो मादा युग्म का अंडाणु है वो एक ही निकल रहा है बेटा, जुड़वा बच्चों में भी एक ही अंडाणु निकलता है। कैसे जुड़वा बच्चे बन रहे हैं, समरूप में बता रहा हूं। देखो समरूप जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, तो ये हो गया एक शुक्राणु, ये आपका एक अंडाणु हो गया। तो शुक्राणु और अंडाणु बेटा आपस में क्रिया करके क्या बना लिए, जाइगोट। अब क्या होता है, ये जाइगोट कभी कभी आपका विभाजन करके दो भागों में बढ़ जाता है। ये जाइगोट बेटा आपका विभाजन करके कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बट जाता है। और ये दोनों ही भाग जो है, ठीक है, ये दोनों भाग फिर आपस में अलग होकर ये जाइगोट का जो दोनों भाग है बेटा, चलो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, लाइट भी कभी कभी, कोई नहीं, क्लियर। तो इसको फिर से बना देता हूं मैं। ठीक है, चलो भैया लाइट जी आ जाओ जल्दी से। ठीक है, चलो। सो ये बोर्ड बेचारा लाइट जाने के बाद बंद हो जाता है। सो आ जाओ भाई बोर्ड। चलो, सो बोर्ड आ गया है और ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो समरूप जुड़वा बेटा कैसे बन रहा है, तो ये जो आपका शुक्राणु और अंडाणु है, ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु ने मिलकर बेटा क्या बना लिया है, जाइगोट। क्या बना लिया बेटा, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बन रहा है बेटा, ये जो आपका जाइगोट बन रहा है, ठीक है, ये जाइगोट क्या कर रहा है बेटा, ये आपका दो भागों में बढ़ जा रहा है। जाइगोट कितने भागों में बढ़ जा रहा है, अपने आप कभी कभी कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जिससे जो जाइगोट होगा वो दो भागों में बढ़ जाएगा। और फिर ये दोनों भाग बेटा, ये दोनों भाग जो है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बन रहा है, ये दोनों भाग जो है ये एक ही जाइगोट से बन रहा है, तो ये दोनों जो संतान होंगी वो आपस में इसी वजह से एक जैसी होती हैं, बिल्कुल एकदम हूबहू दिखाई देंगी, समरूप जुड़वा बनेंगे, क्योंकि ये आपका एक ही जाइगोट से बन रहा है। तो जब समरूप जुड़वा बनते हैं तो उसमें भी बेटा एक ही अंडाणु निकलता है। तो एक शुक्राणु एक अंडाणु ने क्रिया करके जाइगोट बनाया, फिर ये जाइगोट आपका कभी कभी स्वयं जो है ये दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग बेटा दो नई संतान बना लेंगे, लेकिन ये एक ही जाइगोट से बना है, इसलिए वो आपके जो बच्चे बनेंगे बेटा वो समरूप जुड़वा रहेंगे। क्लियर। सो समरूप जुड़वा बेटा इस प्रकार बनता है। और आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये
हैं कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है, अंडाशय से कितने अंडे मोचित किए होंगे। तो मान लो अगर कोई बेटा आपका जानवर है जिसमें ढेर सारे बच्चे बन रहे हैं, ठीक है, क्या बन रहा है बेटा, ढेर सारे बच्चे। सो अगर कोई जानवर है बेटा इसमें ढेर सारे बच्चे बन रहे हैं, तो आप जैसे जानते हो, ठीक है, तो जो बच्चे हैं जैसे कुतिया है, ठीक है, तो इसमें 6 बच्चे बन रहे हैं, ठीक है, कुतिया से बेटा क्या बन रहे हैं, 6 बच्चे। तो मान लो ये क्या है, कुतिया है, ठीक है, इससे 6 बच्चों को जन्म दिया है, तो इसके अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए होंगे। तो बेटा जो कुतिया वगैरह होते हैं, जो जानवर होते हैं, उसमें आपके 6 अंडे मोचित हुए होंगे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे आपका मैंने बताया कुतिया वगैरह, और आपने शेर वगैरह देखा होगा, वो एक साथ कई बच्चों को जन्म देते हैं, क्योंकि उसमें एक बार में अनेक अंडे मोचित होते हैं। एक बार में अनेक अंडे मोचित होते हैं, मतलब एक बार में अंडाशय से कई निकलते हैं अंडाणु, ठीक है। जो आपके कई ऐसे जानवर हैं जिनके अंडाशय से बेटा एक बार में कई अंडाणु निकलते हैं, क्लियर, और उनसे आपको कई बच्चे उनसे बन जाते हैं, और वो अंडाणु बेटा अलग अलग शुक्राणु से क्रिया करेंगे और ढेर सारे बच्चे जन्म दे देते हैं, क्लियर। सो यहां से फाइनली एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आंसर सिलसिला पूरा समाप्त हो गया है, और इसके बाद में आपको कुछ डीपीपी दे देता हूं और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और इसके बाद बेटा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको सब लोग डीपीपी को सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट। तो पहला बेटा आप लोग मनुष्य में लिंग निर्धारण बना दीजिएगा। मैंने आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ाया हुआ है, तो ये आप लोग बता दीजिएगा एकदम अच्छे से, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है। दूसरा बच्चों आप लोग मुझे बताइएगा इसके बाद एक्रोसोम का कार्य बताइएगा, एक्रोसोम का कार्य बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा आप लोग कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य बता दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन बेटा ग्राफियन फॉलिकल, तो ग्राफियन पुटिका का चित्र बना दीजिएगा, ग्राफियन पुटिका का चित्र बना दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, आर्तव चक्र की चारों प्रवस्थाओं के नाम, ठीक है, आर्तव चक्र जो है इसकी चारों प्रवस्थाओं के नाम बता दीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करिएगा और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा।